फ्रेंड्स, आपका आपके चैनल ब्रेन फूड में स्वागत है। इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम जो सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनका पॉलिटिकल साइंस का डिसिप्लिन सब्जेक्ट होता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके यूनिट सेकंड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको इससे पहले की एक वीडियो प्रोवाइड कर रखी है जिसमें ना यूनिट सेकंड का मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर उसमें प्रोवाइड कर रखा है कि भारत में संविधान और में आधारभूत तत्व। इसमें मैंने आपको संविधान के बारे में बताया था, फिर मैंने उसकी विशेषताओं के बारे में आपको बताया था। अगर आपने ये वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आप इसे जाकर पहले देख लें। अब इस वीडियो में हम जो इसका चैप्टर 2 है, यूनिट सेकंड का चैप्टर 2 मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य एक वाद विवाद, इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू बता देती हूँ कि हम किस टाइप से इसमें स्टडी करेंगे। तो पहले ना आप ये जान लीजिए कि ये ना चैप्टर थोड़ा सा वास्ट हो जाता है क्योंकि इसमें हमें पहले मौलिक अधिकार को भी जानना होगा और फिर नीति निर्देशक तत्व को भी। तो इस वजह से जो ये सेकंड चैप्टर है ना उसको मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइडेबल करके पढ़ाऊंगी। पार्ट 1 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें कंप्लीट करेंगे। इस जो पार्ट 1 में इट मीन्स इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या, फिर मौलिक अधिकार कितने हैं। जो आपको पता है कि मौलिक अधिकार हमारे 6 टाइप्स के हैं, तो इस टाइप से मैं इसको आपको बताऊंगी। फिर उसमें हम जितने भी अनुच्छेद हैं 14 से लेकर 32 तक, उन सभी अनुच्छेदों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि उन अनुच्छेदों में क्या क्या आपको एक तरीके से राइट दिए गए हैं संविधान के अंदर। तो आइए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले हम ये जानेंगे कि जो मौलिक अधिकार है ना आखिर वो होते क्या हैं। आप मौलिक अधिकार से समझते ही क्या है, क्योंकि आपको मौलिक अधिकार पता होना चाहिए ना कि पहले है क्या मौलिक अधिकार, कि हमें किस टाइप के राइट दिए गए हैं। तो आइए हम इसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। तो जो मौलिक अधिकार होते हैं ना वो उन अधिकारों को कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण, इट मीन्स जरूरी होने के कारण क्या होते हैं, संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त किए जाते हैं। जी मौलिक अधिकार है वो हमें संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं, जिनमें क्या होता है कि राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। ये नहीं है कि राज्य इसमें इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाती है, ये हमें संविधान के द्वारा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। और ये ऐसे अधिकार होते हैं जो किस लिए होते हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं, जिसके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसमें हमें 6 राइट दिए गए हैं, चाहे वो स्वतंत्रता से लेके हो चाहे समानता। अभी मैं आपको आगे नीचे डिस्कस करूंगी, आप इस वीडियो में बस एंड तक बने रहें। आपको पूरी जितनी भी आपके जो भी डाउट है ना वो इस वीडियो में पूरे क्लियर हो जाएंगे कि आखिर मौलिक अधिकार है क्या, और मौलिक अधिकार अगर जो जो अनुच्छेद इसके अंदर दिए गए हैं उनके अंदर क्या क्या हमें राइट प्राप्त होते हैं, इन सब के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। तो देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है ना वो मौलिक इसलिए कहा जाता है ना क्योंकि इन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है। जो ये मौलिक अधिकार है उनका हमें एक तरीके से हमारे संविधान में क्या दिया गया है, हमें स्थान दिया गया है हमारे मौलिक अधिकारों को। तथा संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है, और यह मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। इट मीन्स इसके ऊपर अगर मौलिक अधिकार हमारा एक तरीके से हमें ये राइट नहीं प्राप्त होता तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसके अंदर जो हमारा 32वां अनुच्छेद होता है वो इसी के ऊपर होता है कि हमारे अगर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है ना तो उसके तहत हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो न्याय योग्य होते हैं। इट मीन्स इसके ऊपर हमें जस्टिस मिलता है तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि जो गरीब है उसको कम, मतलब ये मौलिक अधिकार कम प्राप्त होंगे या ज़्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हर एक पर्सन को इक्वल में एक तरीके से ये राइट प्राप्त होता है। तथा इसे इसे इसलिए भी मूल कहा जाता है क्योंकि यह अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष के विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक होते हैं। इट मीन्स ये हमारी बेसिक नीड्स होते हैं, एक तरीके से बेसिक राइट होते हैं जो हमें एक तरीके से मिलने ही चाहिए। अगर ये ना हो तो ना हमारा विकास होगा और ना ही हमारा एक तरीके से व्यक्तित्व में डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इनके अभाव में व्यक्तित्व का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और अगर ये नहीं होते तो क्या होता है, इससे हमारे विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। इट मीन्स बंद हो जाता है इससे। और अधिकार नागरिकों को एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए एक बेहद आवश्यक होते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। हमारे एक तरीके से नागरिकों को जो अधिकार हमें प्राप्त होते हैं वो हमारे जीवन जीने के लिए कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है हमारे लाइफ के अंदर। जिसका उल्लेख क्या होता है, भारतीय संविधान के किस भाग में है,
भाग 3 में जैसे कि आप जानते हैं कि जो मौलिक अधिकार है ना, उसका जो एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो हमारे पार्ट्स आपने पढ़ रखे होंगे कि हमारे कितने पार्ट्स होते हैं, कि 22 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 22। उसमें से जो थर्ड पार्ट है ना, जो भाग 3 है, उसमें हमारे किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का। और जो नीति निर्देशक तत्व हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसका किस भाग में उल्लेख है मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। उसका हमें पार्ट 4 में डिस्कशन है। उसका किसके में डिस्कशन है? पार्ट 4 में। और हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका पार्ट 3 में है। और हाँ, इसका मौलिक अधिकार का पार्ट 3 में तो वर्णन है, बट कहाँ से कितने अनुच्छेद तक है? 12 से 35 अनुच्छेद तक है। कितने से कितने तक? 12 से 35 अनुच्छेद तक इसका वर्णन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। और जो हमारा ना 44वां वो हुआ था, संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था 44वां के पहले है ना, हमारे जो संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे आपको उसके बारे में पहले बता देती हूँ। हमारे ना पहले मौलिक अधिकार 7 थे। कितने थे? बट जब हमारा 44वां संशोधन हुआ तो उसके बाद हमारे जो मौलिक अधिकार होगा वो कितने हो गए? 6 हो गए थे। और पहले हमारा जो मौलिक अधिकार इनमें 7 थे, उनमें से कौन सा मौलिक अधिकार हटा था? उसमें से हमारा जो संपत्ति का अधिकार था ना, संपत्ति का अधिकार, इस मौलिक अधिकार को क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था। और उसके बाद हमारे कितने अधिकार बचे थे? 6 अधिकार बचे थे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि हमारे जो 6 अधिकार है मौलिक अधिकार वो कितने हैं। तो जो पहला अधिकार हमारा वो है समानता का अधिकार। इसका वर्णन किसने जो अनुच्छेद से कर रखा है? 14 से 18। इनमें से जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो कौन सा? हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख हमें 19 से 22 तक देखने को मिलता है। थर्ड है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका उल्लेख हमें 23 से 24 जो अनुच्छेद है उनमें देखने को मिलता है। फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका 25 से 28 तक। और ऐसी सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, उसका उल्लेख हमें 29 से 30 तक देखने को मिलता है। और फिर जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिकार है। इट मीन्स मौलिक अधिकारों में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसे एक तरीके से संविधान की आत्मा भी इस अधिकार को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसका रीज़न मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी एंड में। और इसका जो वर्णन है वो हमें अनुच्छेद 32 में देखने को मिलता है। आपने ये नोटिस किया कि जो इसमें से बीच में से गायब है, जो 31वां अनुच्छेद है वो इनमें से क्या है? एक तरीके से गायब है। वहाँ पे पहले कौन सा अधिकार था? वो संपत्ति का अधिकार था, जिससे 44वें संशोधन के बाद क्या कर दिया गया था? संविधान में से हटा दिया गया था। और उसके बाद हमारे मौलिक अधिकार कितने बचे थे? 6 मौलिक अधिकार बचे थे। आई होप आपको ये वीडियो देख के साथ साथ आपको ये याद भी हो रहा होगा, क्योंकि मैं आपको इस तरीके से रीड करवाई हूँ ना कि आपको एक तरीके से ये बिल्कुल माइंड में याद हो जाए। ऐसा ना रहे कि हाँ आपको कुछ ना याद हो। पहला हमारा समानता, फिर स्वतंत्रता, फिर शोषण के विरुद्ध, फिर धार्मिक स्वतंत्रता, फिर सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी, और लास्ट हमारा कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन हमें 14 से 18 को देखने को, 19 से 22, फिर 23 से 24 और 25 से 28 और 29 से 30 और फिर 32। मैंने आपको इसलिए इसको रिपीट किया जिससे कि आपको एक बार क्या हो सके, एक बार आपको रिकैप हो सके, आपको वापस से इसे एक तरीके से रिकॉल टाइप में हो जाए, तो आपको ये एक तरीके से याद भी हो जाएगा इस तरीके से देखने से। तो आइए अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि समानता का अधिकार है क्या। इस समानता के अधिकार में उन जो हमें 14 से 18 तक के जो अधिकार दिए गए हैं, इनके में क्या क्या हमें अधिकार समानता से रिलेटेड हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो समानता का अधिकार है ना, वो लोकतंत्र शासन प्रणाली में जो समानता का अधिकार है कैसा होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्योंकि अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो इट मीन्स क्या होगा? एक तरीके से हमें बराबर की स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि फ्रीडम हमें कैसे मिलती है? एक तरीके से जब हम इक्वल एक दूसरे को मानते हैं, हम एक दूसरे के इक्वल देखते हैं, वरना हमें इक्वलिटी नहीं होगी तो एक तरीके से हमें फ्रीडम भी फील नहीं होती है। तो यही चीज़ कि जो लोकतंत्र में जो शासन प्रणाली में कैसा जो समानता का अधिकार है वो क्या है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और इसी कारण इन शासनों में समानता के अधिकार को क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। जो हमारे संविधान है इसके अंदर हमारे जो समानता का अधिकार था इसको क्या किया गया है? स्वीकार किया गया है। अब हम देखते हैं जो 14 अनुच्छेद है, इस 14 अनुच्छेद के अंदर किसके ऊपर डिस्कस किया गया है? इसमें है कि विधि के समक्ष समानता। अब विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है? इट मीन्स कानून के समक्ष समानता। हमें इट मीन्स जो कानून है, जो लॉ है, उसके हमें क्या होगा? एक तरीके से उसके टाइम उसके समक्ष हमें कैसा रखा जाएगा? इक्वल माना जाएगा। ये नहीं कि किसी के लिए कानून कुछ और है और किसी के लिए कानून क्या है? कुछ और है। ऐसा नहीं होगा, वो सबके लिए क्या होगा? इक्वल होगा। तो यही चीज़ था इसके अंदर कि विधि के समक्ष समानता। आप देखते हैं कि इसके अंतर्गत है ना, ये है ना कि है ना इसके अंदर है ना जो राज्य है ना वो सभी व्यक्तियों के लिए क्या करेगा? एक समान कानून बनाएगा, और उन सब पर क्या होगा? एक समान कानून लागू भी होगा। ये नहीं है कि किसी के लिए अलग तो किसी के लिए अलग। समान व्यक्तियों के लिए क्या होगा? एक तरीके से समान कानून लागू होगा और समान कानून बनेगा।
जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए कि दीक्षा, वो जो दिल्ली का रिक्शा चालक है या पश्चिम बंगाल का रिक्शा चालक, उन सब के लिए क्या करेगा, एक समान कानून होगा और उन सब पर एक समान से क्या होगा, एक तरीके से लागू होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए जो ये अनुच्छेद है वो क्या है कि कानून के समक्ष समानता, कि सबको कानून के समक्ष क्या मिलेगी, एक तरीके से इक्वालिटी देखने को मिलेगी। कानून के अंदर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो भी कानून या रूल रेगुलेशन जो भी बनेंगे वो सभी के लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा वो कानून। तो सबके लिए एक समान कानून होगा और एक समान उन पर लागू भी किया जाएगा। तो इसके अंदर यही था अनुच्छेद 14 के अंदर। अब हम अनुच्छेद जो 15 है उसके बारे में पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 15 में क्या है। अनुच्छेद 50 के अंदर है कि धर्म एवं मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। इट मीन्स जो इसमें कहा गया है ना कि जो राज्य है ना वो किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, स्थान या इनमें से किसी के आधार पर भी क्या करेगा, भेदभाव नहीं कर सकता है। ये नहीं है कि कोई किसी और जाति का है तो उसके साथ भेदभाव किया जाएगा, या किसी दूसरे लिंग का है तो भेदभाव किया जाए, या मतलब किसी भी में भी क्या करा जाए, धर्म या जाति या लिंग या जन्म स्थान पर क्या ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। तो इसके अंदर यही इक्वालिटी दिखाया गया है कि किसी के साथ भी क्या ना हो, अनइक्वल ना हो किसी की धर्म को लेकर या जाति को लेकर। और 15(2) इसका जैसा बना, किसी किसी अनुच्छेद में क्या होता है ना कि 15 का 1, 2, 3 इस टाइप से आपको दिए रहते हैं, का, ख, गा इस टाइप से। तो वही चीज़ है कि 1, 2, 3। तो इसके अंदर जो 15(2) के अनुसार है ना, नागरिकों को उनकी जाति, वंश, लिंग आदि के कारण क्या होगा, सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल हो गया, दुकान हो गई आदि, सरकारी धन पर मतलब पूर्णतः आंशिक रूप से आधारित, जैसे अब कुछ कुछ होते हैं जो गवर्नमेंट की प्लेसेस होते हैं, जैसे अब गया पार्क हो गया, होटल्स हो गई, दुकानें हो गई, तो ये क्या है, गवर्नमेंट के हैं। तो इसके ऊपर सभी का अधिकार होता है। ये नहीं होता कि कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति का अधिकार होता है या किसी ऊंची जाति या किसी नीची जाति, इस टाइप से कोई फर्क नहीं किया जाता है। सबके लिए क्या होता है, वो समान उसको एक तरीके से दिया जाता है। ये नहीं है कि किसी के साथ लिंग भेदभाव किया जाए या जाति भेदभाव किया जाए या जन्म स्थान भेदभाव किया जाए, किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इसके अंदर यही है कि जो 15 अनुच्छेद है वो यही है कि जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर क्या ना किया जाए, विभेद ना किया जाए, विभेद का प्रतिषेध। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 16 क्या है। आपको दो अनुच्छेद पता चल रहा है, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। इसके अंदर हमें समानता के बारे में बात की जा रही है, बट समानता किस टाइप से, इसमें है कि कानून के समक्ष समानता, तो इसमें है कि किसी के भेदभाव, लिंग, जाति इनके ऊपर ना भेदभाव किया जाए, इसमें भी इक्वालिटी दिखाई जाए। ये नहीं कि कोई गोरा है और कोई काला है तो उसमें भेदभाव किया जाए, या कोई लड़की है तो लड़का है तो उसमें भेदभाव किया जाए, ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो इस अनुच्छेद में यही किया गया है अनुच्छेद 15 के अंदर। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 16। अब इसमें क्या हमें एक तरीके से किस टाइप की समानता दे रखी है, तो इसमें है कि हमें अपॉर्चुनिटी में समानता दी जाए। इट मीन्स हमें अवसर की समानता प्रदान की जाए। आप अब अवसर की समानता से क्या समझते हैं, इसमें ये कहा गया है ना कि जो राज्य अधीन नौकरियां होती हैं या पद होते हैं, उसमें नियुक्ति संबंध में सब नागरिकों के लिए क्या हो, एक समान अवसर प्रदान हो। इसमें केवल है ना धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या आदि राज्य अधीन किसी नौकरी या पद के विषय में भेद ना किया जाए। इट मीन्स इसमें भी क्या ना किया जाए, किसी भी जो हमें जॉब से रिलेटेड जो अवसर हमें प्रदान किए जाते हैं, जो हमें अपॉर्चुनिटी दी जाती हैं, तो अपॉर्चुनिटी में भी क्या ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। इट मीन्स सभी को इसमें क्या हो, एक तरीके से इक्वलिटी प्रदान हो। अब आप वो बोलेंगे कि जो SC OBC ये कैटेगरी डिवाइड कर रखी है तो इसमें तो इक्वलिटी नहीं होती, वो इक्वलिटी ही है, क्योंकि जो सरकार होती है वो क्या चाहती है कि जो नीची जाति है, मतलब जो SC कैटेगरी के लोग होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, एक तरीके से उनको भी अपॉर्चुनिटी, अब सबको इक्वल लाना होता है। सरकार का मकसद क्या होता है कि कोई भी पीछे ना रह जाए, कोई भी पिछड़ा हुआ ना रह जाए, तो सबको क्या करना है, एक तरीके से इक्वल लेना। बट आपको सबको अपॉर्चुनिटी तो मिलती है ना उस जॉब के लिए एप्लीकेबल करने के लिए, तो इसलिए क्या है, एक तरीके से आपको अवसर की समानता इसमें प्रदान की जाती है। तो इसमें उससे कोई रिलेशन नहीं करता कि जो SC और अनुसूचित जनजाति जो होते हैं उनको अलग से वो किया जाता है। ये एक तरीके से अपवाद है, इसमें एक्सेप्शंस है, तो इसको अलग से लेकर आप रखना। अब हम देखते हैं कि अनुच्छेद 17 में क्या है। जो अनुच्छेद 17 होता है उसके अंदर है अपेक्षता का अंत। इट मीन्स क्या है, अनटचेबिलिटी। जो छुआछूत करते थे पहले के लोग, आप जानते हैं कि अगर कोई नीची जाति का लोग क्या कर लेते थे, अगर कुएं से पानी निकाल कर पी लेते थे, जिसमें से ऊंचे वर्ग के लोग पानी पीते थे, तो क्या करते थे ऊंचे वर्ग के लोग, फिर उस कुएं से कभी भी पानी नहीं पीते थे। इट मीन्स क्या था, पहले छुआछूत को लेकर एक तरीके से भेदभाव था। तो वही चीज़ कहा गया है ना कि इस अधिकार के तहत है ना, एक है ना 1955 में एक
अपराध अधिनियम पारित किया गया था। और इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, जो अछूत कही जाने वाली वो जाति होती है SSC, वो SC के साथ किए जाने वाले भेदभाव को अमाननीय माना गया और ऊंची दंड की क्या करी गई, व्यवस्था की गई। इसमें जो भेदभाव किया जाता था तो उसको ही क्या कर दिया, इसमें अंत कर दिया, उस चीज़ का ही क्या कर दिया इन्होंने, एबॉलिश कर दिया है किसमें, अनुच्छेद 17 के अंदर। तो अब आपको ये मैंने बता दिया, इसके अंदर आपको कानून के समक्ष समानता दी जा रही है, इसमें आपको किसी भी जाति लिंग भेदभाव नहीं किया जा रहा है, इसके अंदर भी आपको समानता प्रदान की जा रही है। ऐसे अवसर के रूप में भी आपको समानता प्रदान की जा रही है, अवसर में समानता प्रदान की जा रही है। 17 में कि आपको अनटचेबिलिटी का एक तरीके से अंत किया जा रहा है, जिससे कि आप क्या हो सके, एक तरीके से इक्वल हो, ना कि आप कोई नीची जाति के तो वो क्या नहीं कर पा रहे, कुछ वर्क नहीं कर पा रहे जो ऊंची जाति के वर्क के लोग करते हैं। ये अब हम देखते हैं कि जो अनुच्छेद 18 है उसके अंदर क्या है। इसके अंदर है कि जो टाइटल होते हैं उसका क्या कर दिया, एबॉलिश कर दिया, उसका अंत कर दिया, उपाधियों का अंत है। इस अनुच्छेद के द्वारा क्या हुआ है ना कि जो उपाधियां होती थी ना, जो उपाधियां प्राप्त करने पर क्या कर दिया, निषेध कर दिया। इसमें हम ओनली सिर्फ जो सेना या जो मतलब कानून संबंधी जो सम्मान के जो वो होते हैं ना टाइटल, उन्हीं को ग्रहण किया जा सकता है, उसके अतिरिक्त कोई भी उपाधियां क्या नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। लेकिन है ना जो कांग्रेस के जब टाइम था ना, जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी, तो उस टाइम उन्होंने कुछ उपाधियों को वो करा था, जैसे भारत रत्न आपने देख भी रखा है, भारत रत्न मिलता है, पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण आदि, ये सब क्या कर दिए थे, इन्होंने टाइटल को शुरुआत कर दी थी। अदरवाइज जो अन्य टाइटल होते हैं उसको बिना राष्ट्रपति की इजाज़त से हम उसको क्या नहीं कर सकते, ग्रहण नहीं कर सकते। उसमें राष्ट्रपति का एक तरीके से उसमें उनकी आज्ञा लेनी पड़ती है राष्ट्रपति की, तभी हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यही चीज़ है कि इसके अंदर हमने क्या कर दिया, अनुच्छेद 18 के अंदर उपाधियों का अंत। तो अब आपने देख लिया कि कितने हमारे अनुच्छेद इसमें 15 से जो 18 तक, 14 से 18 तक के थे, वो क्या थे, समानता के अधिकार को ही हमें इसमें बताया गया था कि किस तरीके से हम एक तरीके से इक्वालिटी को बनाए रख सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड मौलिक अधिकार, वो है स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार कितने से कितने तक है, 19 से 22 अनुच्छेद तक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अनुच्छेद के तहत ना ये होता है ना, मतलब इस स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ये कैसा अधिकार है, एक सकारात्मक अधिकार है, अर्थात वह अधिकार जो विशेष अधिकार प्रदान करता है। अब आप जानते हैं कि एक चिड़िया को भी अगर बंद करके रख दिया जाए तो उसे भी कितनी घुटन सी फील होती है। तो उसी टाइप से हमारा जो स्वतंत्रता है ना, वो हमारे लिए सबसे मतलब मौलिक नीड वाली क्या है, एक तरीके से हमारी राइट है वो। और स्वतंत्रता के आदर्श को बढ़ावा देने के लिए ना संविधान निर्माताओं ने क्या किया है, भारतीय नागरिकों को ये अधिकार दिए गए हैं। मतलब कि जितने भी हमारे 19 से 22 तक जो अधिकार दिए गए हैं वो हमारे एक तरीके से क्या किया गया है, हमारे स्वतंत्र के आदर्श को बढ़ाने के लिए किया गया है। अब देखते हैं जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक कैसे कैसे हमें स्वतंत्रता दी गई है। जो 19 में हमें दिया गया है ना कि इस अनुच्छेद के तहत हमें ना क्या किए गए हैं, इसमें ना अनुच्छेद है ना, जैसे मैंने आपको 15A वाला बताया था, तो ऐसे 19A 19(2) इस टाइप से आपको क्या कर देंगे, इसको मौलिक अधिकार को दिया गया है। हर उसमें ना 1-2 पार्ट में ऐसे डिवाइडेड वाला है, तो हर उसमें अलग अलग टाइप की आपको स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जैसे जो 19A के आपका उसमें आपको है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इट मीन्स आप किसी के सामने भी बोल सकते हैं और आप अपने एक्सप्रेशन को भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते अपनी बातों को किसी के सामने। अगर आपको ये फ्रीडम नहीं होती, अगर सरकार ने आपके ऊपर वो बनाया होता दबाव कि नहीं आप किसी के सामने मुंह नहीं खोल सकते या आप किसी के सामने अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, तो ये क्या होता है, एक तरीके से हमें घुटन सी फील होती है, क्योंकि हम अपनी क्या विचारों का आदान प्रदान ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमें इस अनुच्छेद 19A के तहत क्या किया गया है, हमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसे 19(2) है, उसमें हमें बिना किसी हथियार के शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की स्वतंत्रता है। आपको इसका भी राइट दिया गया है कि अगर आप बिना हथियार के मतलब अपने झुंड में भी एक तरीके से बातें कर रहे हैं तो आप आराम से स्वतंत्रता से क्या कर सकते हैं, झुंड बनाकर बातें कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो करें कि आपको अलग अलग कर दिया जाए। कहीं कहीं पे आपने देखा भी होगा कि जो 2 या 3 का समूह बनने नहीं दिया जाता उस राज्य उस देश के अंदर, तो ऐसा भी होता है कहीं कहीं पे। परंतु जो हमारा भारत है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एकजुट हो सकते हैं, एक संगठन के तौर पे हम बात इकट्ठा होकर बात कर सकते हैं। नेक्स्ट 19 जो थर्ड है हमारा, उसमें क्या है कि संघ या सहकारी समितियां बनाने की हमें क्या है, स्वतंत्रता है। और 19 फोर्थ है हमारा कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की भी स्वतंत्रता है, कि आपको पूरे देश में कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। आपको कहीं पे भी क्या नहीं है, वो नहीं है, प्रतिबंधता नहीं है कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं, यहाँ नहीं जा सकते, इस राज्य में नहीं जा सकते, आप कहीं पे भी जा सकते हैं। 19 फिफ्थ है आपका कि भारतीय क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने की आपको इजाज़त है। पहले आप जानते हैं
कि आपको कहीं पे भी ये नहीं है कि कहीं पे भी आप अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो आप नहीं खरीद सकते। पहले ऐसा था कि हम बोलते थे कि शिमला के अंदर किसी को मतलब घर वो नहीं करने दिया जाता है, खरीदने नहीं दिया जाता जो बाहर के नागरिक होते हैं, मतलब हमारे जो अदर स्टेट के जो नागरिक होते हैं उनको। परंतु अब शायद से ये भी ख़त्म हो गया। मैं आपको एक श्योरली बताऊँगी बाद में। तो यही चीज़ था, तो यही चीज़ है कि हम इस अनुच्छेद 19 5th के तहत क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी बसने की हमें क्या होती है, एक तरीके की फ्रीडम होती है। 19 जो 6 है उसमें है कि पसंद के किसी भी देश में जाने की स्वतंत्रता। जो मतलब हम किसी भी देश में क्या कर सकते हैं, एक तरीके से भ्रमण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पे हमें जाने से रोका जाए। और मैं आपको बता देती हूँ प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी आपने सुना होगा कि हमें प्रेस की स्वतंत्रता है। तो वो आपका 19A के अंदर ही आता है। 19A मतलब 1 के अंदर ही आता है आपका प्रेस की स्वतंत्रता, जिसमें हम देखते हैं कि आपको किसी के भी प्रति बोलने का वो होता है, हक होता है। उसमें क्या होता है कि आप सरकार के उसमें भी बोल सकते हैं अगेंस्ट में, या सरकार के पक्ष में भी, किसी में भी बोल सकते हैं ना। तो यही चीज़ है कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो हमें 19A में ही देखने को मिलती है। इसमें मैंने अलग से आइडेंटिफाई नहीं किया, बट मैंने आपको बता दिया। अब हम अनुच्छेद 20 है आपका, उसमें क्या है, आपको किस टाइप की स्वतंत्रता दे रखे हैं। इसमें है कि जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। इट मीन्स इसका क्या है कि इसके अंतर्गत है ना, इसके अंतर्गत हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है कि जीवन से रिलेटेड हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कि हमें क्या हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी। दूसरा इसके अंदर है कि अपराध करने के समय जो कानून होगा उसी के तहत हमें सजा मिलेगी। ये नहीं है कि बाद में अगर कानून कुछ और चेंज हो गया, मान लो कि इस अपराध के लिए ये सजा मिलनी है तो आपको उस टाइप की सजा मिलेगी। नहीं, जब आपने अपराध किया होगा ना उसी समय जो कानून होगा उसी के तहत आपको क्या की जाएगी, सजा दी जाती है। इस अनुच्छेद के अंदर ये है। और थर्ड ये है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने की क्या होता है, बाध्य नहीं किया जा सकता कि स्वयं। अब आप सब सोचेंगे कि मैं आपको ये सब अनुच्छेद क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपका जो मौलिक अधिकार है ना उसके अंदर आपको ये जानना ही मतलब इम्पोर्टेंट है कि आखिर में ये आपको किस अनुच्छेद के अंदर कैसे अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी तभी अगर आपके पेपर में कोई भी सा भी मौलिक अधिकार से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से लिख पाएंगे। देखते हैं जो हमारा अनुच्छेद 21 है उसके अंदर क्या है। इस अनुच्छेद के अंदर है कि जीवन जीने का अधिकार। इट मीन्स है ना कि किसी भी व्यक्ति को है ना कानून द्वारा जो स्थापित जो प्रक्रिया होती है उसके अतिरिक्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अतिरिक्त क्या नहीं कर सकते, उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। उसे भी किसी भी मतलब अपनी मतलब जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से क्या नहीं किया जा सकता, उसे वंचित नहीं किया जा सकता। इसके अंदर ये अनुच्छेद 21 के अंदर। और इस अनुच्छेद की एक ये खासियत है ना कि जब आपके देश में आपातकालीन स्थितियाँ आ जाती है तो इमरजेंसी लागू हो जाती है। तो इमरजेंसी के थ्रू है ना क्या होता है ना कि सारे मौलिक अधिकार क्या कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। मतलब आपको सारे सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। परंतु जो अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार है वो आपका स्वतंत्रता मतलब आपातकालीन स्थिति में भी क्या नहीं किया सकता, लिया नहीं जा सकता है। तो ये आपको आपातकालीन स्थिति में भी क्या होते हैं, जारी रहते हैं। तो इस अनुच्छेद में ये है। ऐसे ही जो अनुच्छेद 21A है ना वो भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को क्या है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। मतलब आपको एक तरीके से फ्री की जो शिक्षा एजुकेशन होगी वो प्राप्त होगी। और मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको 6 से 14 साल की उम्र में बच्चों को शिक्षा दी जाए। इस अनुच्छेद के अंदर ये है अनुच्छेद ए। और जो अनुच्छेद 21 है ना वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अनुच्छेद 22 आपका ऐसे ही कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। मतलब इसके अंदर ये है ना कि अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया भी जाता है ना तो सिर्फ 3 प्रकार की स्वतंत्रता होती है। मान लो कि अगर आपको गिरफ्तार कर लिया तो फिर भी आपके पास 3 टाइप की राइट है। कैसे, आपको हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। अगर आपको वो मतलब गिरफ्तार करने आता है तो आपने देखा होगा, अगर टीवी में भी आप देखते होंगे टीवी, तो आपने देखा होगा कि जब पुलिस किसी को भी पकड़ने के लिए जाती है तो वो उनको नोटिस देती है कि हाँ आपको इसके तहत क्या किया जा रहा है, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, आपकी कंप्लेन हुई है। तो वही चीज़ है कि हिरासत में लेने का कारण उनको बताना होता है। आपके पास ये राइट होता है कि आप उनसे रीज़न पूछ सकते हैं कि हाँ हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे भी 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर क्या करना होता है कि हमें दंड अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। मतलब न्यायालय के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको क्या किया जाता है, पेश किया जाता है। आपके पास ये भी राइट होता है। साथ ही उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी क्या होता है, अधिकार होता है। ये नहीं कि किसी भी फोर्स से आपको अदर वकील को वो दे दिया जाए। आपको अपने पसंदीदा वकील से क्या किया जाता है, एक तरीके से सलाह लेने की अनुमति होती है। तो आपको इस टाइप से अनुच्छेद 22 के अंदर आपको अपनी गिरफ्तारी और निरोध में क्या होता है, एक तरीके से स्वतंत्रता प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा। तो आपने देख लिया कि आपको 19 से कितने से 19 से और 22 तक के किस टाइप से आपको अधिकार प्राप्त हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसमें आपको कहाँ से कहाँ तक, इसमें सिर्फ 23 और 24, 23 से 24 तक मतलब आपको 23वां शोषण के विरुद्ध अधिकार है
और 24वां। तो अब 23 और 24 में देख लेते हैं कि आपको किस टाइप का, मतलब जो समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने के लिए ना इन संविधान निर्माताओं ने ना शोषण के खिलाफ अधिकार को क्या किया था, मूल अधिकार के रूप में शामिल किया था कि जो हमारे कमजोर वर्ग के साथ शोषण किया जाता है तो उस शोषण को रोकने के लिए क्या किया था, हमारे जो संविधान निर्माताएं थे उन्होंने क्या किया था, इस शोषण के विरुद्ध अधिकार को हमारे जो मूल अधिकार है उसके अंदर क्या किया था, इंक्लूड किया था। तो आइए अब हम 23 और 24 अनुच्छेद को देखते हैं कि इसके अंदर हमें किस टाइप से हमें वो किया जाता है, अधिकार प्रदान होते हैं। तो जो हमारा अनुच्छेद 23 है ना उसके अंदर है ना, इस अनुच्छेद के तहत है ना हमें मानव तस्करी, मतलब जो मानव को बेचने और खरीदने की होती है, और किसी भी प्रकार के बाल श्रम, जो बच्चों से जो श्रम करवाया जाता है उस पर क्या ही सख्त प्रतिबंध है, और अपराधियों को कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ अधिकार हैं जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं ओनली, ऐसा नहीं है कि वो गैर नागरिक जो विदेशी होते हैं उनको भी प्राप्त होगा। कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारे जो देश के नागरिक होते हैं उनको ही वो अधिकार प्राप्त किए जाते हैं, परंतु जो गैर नागरिक होते हैं उनको वो अधिकार प्राप्त नहीं होते। परंतु जो हमारा अनुच्छेद 23 है उसके तहत हमारे गैर नागरिक और नागरिक दोनों को ही अधिकार लागू होता है, उन पर दोनों पर, क्योंकि मानव तस्करी हो गई या जो बच्चों से श्रम किए जाते हैं इन पर सख्त क्या किया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है। तो आपको पता चाहिए अनुच्छेद 23 के अंदर क्या है। अब अनुच्छेद 24 के अंदर है कि बालकों को नियोजन का प्रतिषेध, इसमें जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या है कि किसी भी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक गतिविधियों में रोजगार इस अनुच्छेद के तहत क्या है, निषिद्ध है। मतलब जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको क्या नहीं किया जा सकता, जो कारखाने होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती है उसके अंदर काम नहीं करवाया जा सकता। जैसे कि हमारा जो अनुच्छेद 21A था उसके अंदर क्या था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई थी। अब इस अनुच्छेद 24 के अंदर है कि जो 14 से कम उम्र के बच्चे उनको कारखाने में काम नहीं करवाया जाता। तो ये अनुच्छेद बने हुए थे, अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 23, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कमजोर वर्ग होते हैं वही क्या करते हैं, बच्चों को भी काम पर भेजते हैं। तो इस अनुच्छेद के तहत यही है कि हम बच्चों से क्या नहीं करवा सकते, काम नहीं करवा सकते, या जो मानव की खरीद बिक्री होती है, जो मानव को बेच दिया जाता है कहीं और देश में, तो इस टाइप से भी ये काम नहीं करवाया जा सकता अनुच्छेद 23 और 24 के तहत है। अब आइए हम हमने देख लिया कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें किस टाइप से प्राप्त है। अब हम देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा 4th अधिकार है, मौलिक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमें 25 से 28 तक प्राप्त है। अब इसके तहत क्या है कि हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। अब आपको किस टाइप से आपके धर्म के अनुसार आपको स्वतंत्रता दी गई है वो अब हम देखते हैं कि किस टाइप से आपको धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। तो अनुच्छेद आपका जो 25 है ना, इसके तहत ना कोई भी व्यक्ति ना किसी भी धर्म को मान सकता है। ये नहीं है कि किसी के ऊपर फोर्सली उस धर्म को मनवाया जाएगा। आप किसी भी धर्म को मानने के इच्छुक है, आपने देख भी रखा कि कई हिंदू मुसलमान बन जाते हैं या कई मुसलमान हिंदू बन जाते हैं, इस टाइप के आपने देख रखे होंगे कि वो अपना धर्म चेंज कर लेते हैं। तो इससे क्या आपको पता चलता है, इससे यही है ना कि हमें अपने धर्म को, किसी भी धर्म को मानने की हमें क्या है, स्वतंत्रता प्राप्त है, और अब उसका प्रचार प्रसार भी हम कर सकते हैं आसानी से। ऐसा नहीं है कि हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 26। इस अनुच्छेद के तहत ना व्यक्ति को अपने धर्म को के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व, प्रशासन का अधिकार है। अब इसमें आपने देख रखा होगा कि आप क्या करते हैं, जो अपने धर्म से रिलेटेड क्या करते हैं, एक तरीके से संपत्ति अर्जन करते हैं। आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम या दशहरे के टाइम या मतलब किसी भी टाइम पे कई कई लोग होते हैं कि पंडाल लगाने के लिए पैसे इकट्ठा करते हैं। तो इस टाइप से आप आराम से आपको स्वतंत्रता है ना इन सब चीज़ों की, तो इसलिए आपको ये नहीं है कि किसी भी धर्म की वो करने के लिए, पोषण करने के लिए आप उसके लिए बाध्यकारी हैं, आपको उस चीज़ की फ्रीडम होती है अनुच्छेद 26 के तहत। अब अनुच्छेद 27 है हमारा। इस अनुच्छेद में कहा गया है ना कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार व रख रखाव के लिए किसी भी प्रकार के करों या भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये नहीं है कि अगर आपको कोई और धर्म है तो आपको एक तरीके से उसके अंदर क्या किया जाएगा, आपको क्या किया जाता है, उसके अंदर कर आपको भुगतान करना होता है। ऐसा नहीं होता है, आप नहीं टैक्स देते हैं। मतलब आपने देख रखा होगा कि पहले के टाइम पे जो मतलब अकबर के टाइम पे आपने देखा होगा कि पहले क्या होता था, जजिया कर लगता था। तो जजिया कर क्या होता था कि जो हिंदू जो लोग होते थे उन पर ही तो लगाया जाता था ना कि वो अगर अपने भगवान को पूजने जाते हैं तो मंदिरों में एक तरीके से टैक्स हमें कर देना पड़ता था, परंतु उसको क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो यही चीज़ अनुच्छेद 27 के अंदर भी कि करों का भुगतान करने के लिए क्या होता है, बाध्य नहीं किया जा सकता। आप अपनी मर्जी के अनुसार भी क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, पे कर सकते हैं पैसे या समथिंग कुछ भी। इसके अंदर यही हमें अनुच्छेद 27 के अंदर हमें यही कहा गया है। अब हमारा अनुच्छेद 28 है। इसके तहत, इस अनुच्छेद के तहत कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह से राज्य के धन से संचालित होता है उसे कोई धार्मिक निर्देश नहीं देना चाहिए। मतलब है ना, ऐसे शिक्षण संस्थान है ना अपने विद्यार्थियों को ना
किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी भी धर्म उपदेश को बार सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। ये नहीं है कि आपको पार्टिसिपेट करने के लिए उसमें बाध्य किया जाए, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इस अनुच्छेद के तहत आपको यही स्वतंत्रता प्राप्त की गई है। अब हम देखते हैं सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो हमारे 29 से 30 तक हैं। कहाँ से कहाँ तक है? 29 से 30 तक। इसमें हमें सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी हमें अधिकार प्राप्त होते हैं। इसके तहत सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की जाती है। आपने देखा होगा कि जो मतलब कि कई लोग अल्पसंख्यक होते हैं, चाहे वो अपनी भाषा के आधार पे हों, मतलब इन सब चीज़ों में, तो उनको ही संरक्षण इसके अंतर्गत प्राप्त की गई है। तो हमारा जो 29 अनुच्छेद है ना, इसके तहत है ना अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इट मीन्स कोई भी जो अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा के थ्रू हो या लिपि के थ्रू हो या संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है, और केवल भाषा, जाति, धर्म या संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी प्रकार की सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। ये नहीं है कि वो अल्पसंख्यक है तो इसके थ्रू हम क्या करें, उसको सरकारी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश लेने से रोक दें, ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके अंतर्गत भी आपको क्या किया गया है? संरक्षण प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 के अंतर्गत आपको प्राप्त है। अब हमारा जो अनुच्छेद 30 होता है, उसके अंतर्गत ये होता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद या शैक्षिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ये नहीं है कि जो सरकार है उसको भेदभाव करे, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनके साथ भेदभाव हो। जैसे कि आप जानते थे कि जो श्रीलंका का आपने एक बार टॉपिक पढ़ा होगा, आपने श्रीलंका के बारे में जान रखा होगा कि श्रीलंका के अंदर 2 टाइप की भाषाएं चलती थी। तो एक थी अल्पसंख्यक और एक थी सिंगली करके जो कुछ भाषाएं थी। वो क्या थी? एक अल्पसंख्यक थी, एक बहुसंख्यक थी। तो जो अल्पसंख्यक थी उसका क्या हो गया था? एक तरीके से वो हो गया था, बहुसंख्यक का उन पर दबदबा बन गया था। तो यही चीज़ें हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनको भी सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है। तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यही चीज़ कही गई है। अब आपने देख लिया। अब हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हमारा छठा अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे क्या कहा गया? इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया। इस अधिकार को क्या किया गया है? संविधान की आत्मा भी कहा गया है। अब आपने नोटिस किया कि जो हमारा ये है 29 से 30, तो यहाँ तक संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार था। फिर हमारा सीधे 32 आ गया। वो कैसे? अब जो हमारा 31 अनुच्छेद था ना, वो हमारा था संपत्ति का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार पहले हुआ करता था। हमारे मौलिक अधिकार टोटल पहले 7 हुआ करते थे। तो ये हमारा संपत्ति का अधिकार था, अनुच्छेद 31 के अंदर होता था। तो इसको 44वां जो संशोधन हुआ था, इसके तहत क्या कर दिया? एबोलिश कर दिया, इसको खत्म कर दिया। तो यही चीज़ है, इसलिए अब संवैधानिक उपचारों का अधिकार सीधे हमारा जो 32वां अनुच्छेद आ जाता है। ये हमारा, इस अधिकार को हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी आपको राइट्स प्राप्त है, जितने भी हमने ये राइट पढ़े, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार, जितने भी हमने पढ़े, स्वतंत्रता, समानता, इन सभी अधिकारों के एक तरीके से संरक्षण हमें इसी अधिकार के थ्रू प्राप्त होता है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इस अनुच्छेद के तहत है ना, एक पीड़ित नागरिक किसी भी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और इस अनुच्छेद के मतलब आपको ना, अगर किसी भी इन अनुच्छेदों का, मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है, आपके इन मौलिक अधिकारों का अगर आपको ये राइट पूरी तरह से प्राप्त नहीं होते, तो आप क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं उसके थ्रू। और इसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट को ना 5 प्रकार के क्या होते हैं? रीट जारी किए जाते हैं। इनको एक तरीके से ये अधिकार होता है। ये जो इनके 5 प्रकार के जो रीट होते हैं, इनकी एक तरीके से शक्तियाँ होती है सुप्रीम कोर्ट की। ये ओनली हाई कोर्ट और किसको प्राप्त होती है? सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त होता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनको ये प्राप्त नहीं होते हैं। और अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो आप ना तो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, ना ही हाई कोर्ट में, आपको सुप्रीम कोर्ट का ही एक तरीके से आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही आप इसकी अपील कर सकते हैं। तो आप देखते हैं जो हमारे जो रीट है वो कितने प्रकार के हैं। मैं पहले आपको बता देती हूँ कि मैं इस वीडियो में ना आपको सिर्फ ओनली मौलिक अधिकार का, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा ना मेरा, उसमें नीति निर्देशक तत्व आएंगे और उसी के अंदर मैं आपको मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों में हमारे अंतर क्या है। दोनों तो हमारे राइट अधिकार ही हैं, बट इन अधिकारों में एक तरीके से अंतर क्या है और इनका उद्देश्य क्या होता है, इन चीज़ों के मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या डिफरेंसेस हैं, या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों का संबंध क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर कराऊंगी। इस वीडियो में आपको मैं अनुच्छेद कंप्लीट कराऊंगी, जिससे आपको एक तरीके से पूरा क्लेरिफाई हो जाए कि मौलिक अधिकार है क्या। अब हम देखते हैं कि जो हमारे 5 प्रकार के रीट है सुप्रीम कोर्ट के, वो क्या क्या है। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो ये रीट होता है ना, इसके तहत है ना, यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है
ना जो यह समझता है ना कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। मतलब ये जो रीट है न्यायालय इसलिए जारी करती है क्योंकि वो जो अवैध मतलब एक तरीके अवैध रूप से जो व्यक्ति गिरफ्तार होता है, जो बंदी बना हुआ होता है, वो ये उसके लिए जारी करती है, उसकी प्रार्थना पर जारी करती है न्यायालय। तो इसके द्वारा ना न्यायालय ना बंदीकरण करने वाले जो अधिकारी को आदेश देता है ना कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को क्या करे, एक निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर क्या करे, उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने वाले कारणों पर क्या कर सके, विचार कर सके। तो ये इसलिए रीट जारी की जाती है। अब नेक्स्ट जो रीट है वो है हमारा परमादेश। अब ये क्या है, ये रीट है ना सार्वजनिक अधिकारों को अपने कर्तव्यों का पालन करने का आदेश देती है कि मतलब अब कई होते हैं जो सरकार कर्मचारी होते हैं ना, उनको एक तरीके से ड्यूटी को उनको फोर्सफुली क्या करवाती है, एक तरीके से ड्यूटी करने के लिए फोर्स करती है, मतलब वो क्या करे, एक तरीके से सही तरीके से अपने कर्तव्यों का पालन करे। तो ये इस तरीके से ये परमादेश रीट को जारी करती है। नेक्स्ट है हमारा है प्रतिषेध लेख। अब इसमें क्या होता है कि ये रीट है ना निचले अदालत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकते हैं। मतलब कई अब जो निचले न्यायालय होते हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्यों को करने लगते हैं, तो वो इस रीट को जारी कर उनको इस अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करने वाले अधिकारियों को क्या करती है, रोकती है कि आपके दायरे का ये क्षेत्र नहीं है, आप अपने दायरे में सीमित होकर ही अपना कार्य करें। तो ये इस टाइप से ये रीट को जारी करती है, जो हमारा प्रतिषेध लेख होता है इसके तहत ये चीज़ होती है इस रीट के तहत। नेक्स्ट हमारा उत्प्रेक्षण। अब इस उत्प्रेक्षण में क्या होता है, यह उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। जो उच्च न्यायालय होते हैं वो निचली अदालतों को जारी किया जाता है, जिसमें उन्हें विशेष मामलों को उन्हें हस्तांतरित करने या विशेष मामलों में उनके आदेशों को रद्द करने के लिए कहा जाता है। इसके अंतर्गत होता है ना जो विशेष मामले होते हैं ना उनको क्या करते हैं, हस्तांतरित करते हैं जो उच्च न्यायालय होते हैं उनको, मतलब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं उसको हस्तांतरित कर दिया जाए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के लिए, कि जो उनके मतलब कार्य क्षेत्र से बाहर के कार्य होते हैं या जो मतलब विशेष मामले होते हैं उन पर फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला लेगी। ऐसे जो हमारा फिफ्थ रीट है वो है अधिकार परीक्षा लेख। इसके अंतर्गत जब कोई व्यक्ति ना ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है ना जिसके रूप में कार्य करने का उसे क्या नहीं होता है, वैधानिक रूप से अधिकार नहीं होता, मीन्स कानूनी रूप से वो कार्य नहीं कर सकता है और वो कार्य कर रहा होता है, तो न्यायालय क्या करते हैं ना अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा ना उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहे हैं, और वह जब तक इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता ना तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। तो इसलिए इस रीट के तहत वो जो हमारे मतलब वैसे अधिकार होते हैं जो पदाधिकार मतलब वैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहे होते हैं उनसे सवाल जवाब पूछता है सुप्रीम कोर्ट। तो अब आपने देख लिया कि कितने टाइप की जो 5 रीट है हमारे हैं। तो ये अब वीडियो मेरी कंप्लीट होती है, इसके अंदर मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार के बारे में बताया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्वों में संबंध, उनमें वाद विवाद या उनमें जो डिफरेंसेस है, नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, इन सब के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आपको एक क्लेरिफिकेशन हो जाए। मैंने आपको इस वीडियो में इसलिए ओनली मौलिक अधिकार करवाया कि आपको क्या कर सके, एक तरीके से आप अच्छे से इसे याद कर सके और आपको एक तरीके से हर एक अनुच्छेद के बारे में फुल यूनिफॉर्म वो हो इन्फॉर्मेशन हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जो आपके सेकंड सेमेस्टर में स्टूडेंट है उनको भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड होती रहती हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।